सदियों तक कायम रहने वाला ज्ञान कैसे सिखाया जाता है? भाषणों से नहीं, बल्कि कहानियों से। और जब बात कहानियों से ज्ञान देने की हो, तो पंचतंत्र से बेहतर शायद ही कुछ हो। ये सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम इसी खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब आखिर लिखी क्यों गई थी, और इसके जो 5 हिस्से हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं, उनसे असल में क्या सबक मिलते हैं। हमारी आज की जो चर्चा है वो पंचतंत्र की कहानियों और उनके ऐतिहासिक विश्लेषण पर ही आधारित है। तो इसकी शुरुआत भी एक कहानी से ही होती है ना? मतलब इसे किसी ने यूं ही नहीं लिख दिया, इसका एक खास मकसद था। हाँ, और वो कहानी ही पंचतंत्र की नींव है। बात है महिला रोप्य नगर की। वहां के राजा थे अमर शक्ति। बहुत काबिल राजा थे, पर उनकी एक ही चिंता थी। उनके 3 बेटे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। अच्छा। और वो तीनों ही कहें तो शास्त्र विमुख थे। मतलब पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मतलब राजा की सबसे बड़ी परेशानी उनके अपने ही राजकुमार थे। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बहुत ज्यादा। राजा ने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पर कोई भी उन राजकुमारों को सिखा नहीं पाया। फिर तब राजा के एक मंत्री ने एक नाम सुझाया, विष्णु शर्मा, एक 80 साल के ज्ञानी ब्राह्मण। और विष्णु शर्मा ने दरबार में आकर एक ऐसा दावा किया जो सबको नामुमकिन लगा। क्या दावा था वो? उन्होंने राजा से कहा, मैं 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीने में आपके बेटों को राजनीति और व्यवहार नीति में निपुण बना दूंगा। अगर ऐसा ना कर सका तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने ये किया कैसे? यहीं से पंचतंत्र का जन्म होता है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। विष्णु शर्मा जानते थे कि इन राजकुमारों को किताबी ज्ञान से नहीं सिखाया जा सकता, तो उन्होंने एक अनूठा तरीका अपनाया, कथा माध्यम। कहानियों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें एक कहानी से दूसरी कहानी निकलती थी। और इन्हीं कहानियों को उन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया। हाँ, 5 सिद्धांतों में, यानी 5 तंत्रों में। और यही संग्रह पंचतंत्र कहलाया। ठीक है, तो ये किताब असल में राजकुमारों के लिए एक क्रैश कोर्स थी। चलिए पहले तंत्र से शुरू करते हैं, मित्रभेद, मतलब दोस्तों में फूट। नाम से ही थोड़ा नकारात्मक लग रहा है। ये पंचतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा है। और हाँ, इसकी शुरुआत थोड़ी नकारात्मक लग सकती है, पर यह बहुत यथार्थवादी है। ये सिखाता है कि कैसे चालाक लोग 2 गहरे दोस्तों के बीच दरार डाल सकते हैं। इसकी जो मुख्य कहानी है वो जंगल के राजा शेर, पिंगलक और एक बैल संजीवक की है। शेर और बैल की दोस्ती, ये तो अपने आप में ही बड़ी अनोखी बात है। हाँ, और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन शेर के 2 पुराने मंत्री थे, करटक और दमनक नाम के 2 सियार। वो इस दोस्ती से जलने लगे। क्यों? क्योंकि उनका महत्व कम हो गया था। बिल्कुल। खासकर दमनक, जो बहुत धूर्त था, उसने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की साजिश रची। और वो कामयाब हो गया? पूरी तरह से। उसने इतनी सफाई से शेर और बैल दोनों के कान भरे कि शेर को यकीन हो गया कि बैल उसे मारना चाहता है। और अंत में गुस्से और शक में आकर शेर अपने ही सबसे अच्छे दोस्त संजीवक को मार डालता है। अरे, ये तो बहुत ही दुखद अंत है। मतलब दमनक की चाल कामयाब हो गई। ये कहानी परेशान करती है, लेकिन एक जरूरी सबक सिखाती है। विश्वासघात कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तंत्र में एक और छोटी कहानी है, बंदर और लकड़ी का खूंटा। हाँ, ये तो सुनिए। एक मंदिर बन रहा होता है और कारीगर एक लकड़ी के लट्ठे को आधा चीर कर उसमें कील फंसाकर चले जाते हैं। और बंदर ठहरा अपनी आदत से मजबूर। वो वहां उछल कूद करने लगता है और मस्ती मस्ती में वो कील खींचकर निकाल देता है। और जैसे ही कील निकलती है, लट्ठा जुड़ जाता है और बंदर बीच में फंसकर मर जाता है। इसकी सीख तो सीधी है, जिसका जो काम नहीं है उसे उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और ये आज भी उतनी ही सच है। सोचिए, आज के ऑफिस कल्चर में जब हम बिना पूरी जानकारी के किसी दूसरे के काम में कूद पड़ते हैं, तो नतीजा अक्सर वैसा ही होता है जैसा उस बंदर का हुआ। सही बात है। इसी तंत्र में चतुर खरगोश और शेर वाली कहानी भी तो है, जो दिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बिल्कुल। वो कहानी सिद्धांत को स्थापित करती है कि शारीरिक बल से बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है। एक छोटा सा खरगोश अपनी चतुराई से एक ताकतवर शेर को कुएं में उसकी परछाई दिखाकर उसे कुएं में कूदा देता है। ये पंचतंत्र का एक केंद्रीय विचार है। तो पहला तंत्र दोस्ती के अंधेरे पक्ष को दिखाता है। ये जानना जरूरी है, पर अगर सिर्फ यही सीखें तो कोई कभी दोस्ती ही नहीं बनाएगा।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसीलिए विष्णु शर्मा जीनियस थे। वो सिर्फ समस्या नहीं दिखाते थे, समाधान भी देते थे। मित्र भेद अगर जहर है तो उसकी दवा अगले ही तंत्र में है, मित्र संप्राप्ति, यानी मित्रों का लाभ। अच्छा, तो ये पहले तंत्र का ठीक उल्टा है। एकदम। ये सिखाता है कि अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं और एकता में कितनी शक्ति होती है। इसकी मुख्य कहानी कबूतरों की है। कबूतरों का एक दल अपने राजा चित्रग्रीव के साथ एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। और यहाँ पर वो घबराकर अलग अलग दिशा में नहीं फड़फड़ाते। नहीं, उनका राजा चित्रग्रीव उन्हें सलाह देता है कि सब एक साथ एक ही दिशा में जोर लगाएं, और वो ऐसा ही करते हैं और पूरे जाल को लेकर ही हवा में उड़ जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त हिरण्यक नाम के चूहे के पास जाते हैं, जो अपने तेज दांतों से जाल को काट देता है और सबको आजाद कर देता है। और फिर उनकी दोस्ती का दायरा और भी बढ़ता है ना। हाँ, बाद में समूह में कौवा, एक कछुआ और एक हिरण भी शामिल हो जाते हैं, और वे सब मिलकर हर मुश्किल में एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसका सीधा संदेश है, संगठन में ही शक्ति है। तो राजकुमारों को पहले दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाई, फिर उससे बचने का रास्ता दोस्ती में बताया। अब इसके बाद क्या आता है? तीसरा तंत्र है काकुलुकियम, कौवे और उल्लू। नाम से ही दुश्मनी की बू आ रही है ना? हाँ, और ये तंत्र है भी दुश्मनी और युद्ध के बारे में। ये असल में कूटनीति, जासूसी और कहें तो विदेश नीति का पाठ है। कहानी कौवों और उल्लुओं की खानदानी दुश्मनी की है। उल्लू रात में ताकतवर होते हैं और कौवों पर हमला करते हैं। तो कौवे इस समस्या का हल कैसे निकालते हैं? मंत्री होता है स्थिर जीवी। वो एक योजना बनाता है। वो नाटक करता है कि कौवों के राजा ने उसे अपमानित करके दल से निकाल दिया है, और घायल होने का ढोंग करता हुआ उल्लुओं के किले के पास पहुंच जाता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। ये तो सीधी सीधी जासूसी और धोखेबाजी है। क्या राजकुमारों को यही सिखाया जा रहा था? देखिए, विष्णु शर्मा राजकुमारों को साधु नहीं बल्कि एक प्रभावी शासक बना रहे थे, और एक राजा के लिए अपने राज्य की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये पाठ उन्हें सिखा रहा था कि दुश्मन सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि और कूटनीति से भी हारता है। तो हाँ, उल्लू उस पर तरस खाकर उसे अपनी गुफा में शरण दे देते हैं। और फिर वो उनके राज पता लगाता है। बिल्कुल, वो उनका विश्वास जीत लेता है और सही मौके का इंतजार करता है। एक दिन जब सारे उल्लू दिन में सो रहे होते हैं, स्थिर जीवी गुफा के मुहाने पर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है। पूरा उल्लू वंश नष्ट हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत क्रूर अंत है, लेकिन कूटनीति के नजरिए से देखें तो बहुत प्रभावी है। हाँ, और इसी तंत्र में एक और कहानी है जो मनोवैज्ञानिक युद्ध का बेहतरीन उदाहरण है, ब्राह्मण और 3 ठग। अच्छा, वो कहानी जिसमें एक ब्राह्मण बकरी लेकर जा रहा होता है? वही। 3 ठगों को वो बकरी चाहिए होती है। तो पहला ठग ब्राह्मण से मिलता है और बड़ी हैरानी से पूछता है, पंडित जी, आप ये कुत्ता कंधे पे क्यों उठाएं? ब्राह्मण उसे डांट के भगा देता है। हाँ, थोड़ी देर बाद दूसरा ठग मिलता है और कहता है, हे भगवान, आप एक मरा हुआ बछड़ा क्यों ढो रहे हैं? और ब्राह्मण को अब थोड़ा शक होने लगता है। हाँ, और फिर तीसरा ठग कहता है, पंडित जी, आपको गधा लाद कर ले जाना शोभा नहीं देता। अब ब्राह्मण का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे लगता है कि ये कोई मायावी जानवर है, और वो डर के मारे बकरी को वहीं फेंक कर भाग जाता है। ये तो आज के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का सटीक उदाहरण है। एक झूठ को इतनी बार सुनो तो अच्छों का दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल, और इसकी सीख यही है कि अपनी आंखों और अपने विवेक पर भरोसा करना चाहिए, न कि भीड़ की आवाज पर। कमाल है। तो अब तक हमने सीखा कि दोस्त कैसे टूटते हैं, कैसे बनते हैं, और दुश्मन से कैसे निपटा जाता है। अब आते हैं चौथे तंत्र पर, लब्ध प्रणाशम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाथ आई हुई चीज का खो जाना। ये तंत्र इस बात पर है कि कैसे लोग अपनी मूर्खता से मुश्किल से मिली सफलता को भी गवा देते हैं। और इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है मगरमच्छ और बंदर की। ये तो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। नदी किनारे एक बंदर रहता है, रक्तमुख, और नदी में एक मगरमच्छ, कराल मुख। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और बंदर रोज उसे मीठे जामुन खिलाता है। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी जिद कर लेती है कि उसे बंदर का कलीजा खाना है। और बेचारा मगरमच्छ दोस्ती और पत्नी के बीच फंस जाता है। हाँ, और वो बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के बीच में ले जाकर सच्चाई बता देता है। अब बंदर की जान संकट में है। लेकिन वो घबराता नहीं है। वो तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो मगरमच्छ से कहता है, अरे दोस्त, पहले बताना था ना, हम बंदर तो अपना कलेजा पेड़ पर ही रखकर घूमते हैं। चलो वापस चलो, मैं ले आता हूं। और मूर्ख मगरमच्छ उसकी बात मान लेता है।
वो उसे वापस किनारे लाता है और बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। इस कहानी का सार यही है कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। शांत दिमाग से तुरंत बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सही। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और 5वें तंत्र पर, अपरीक्षित कारकम। इसका मतलब है बिना सोचे विचारे काम करना। बिल्कुल। ये तंत्र उन कामों के विनाशकारी परिणामों को दिखाता है जो बिना जांच पड़ताल के किए जाते हैं। और इसकी मुख्य कहानी ब्राह्मण और नेवला शायद सबसे मार्मिक कहानी है। हाँ, ये कहानी दिल को छू जाती है। एक ब्राह्मण परिवार अपने बच्चे के साथ एक नेवला भी पालता है। एक दिन पत्नी पानी भरने जाती है और वो अपने छोटे बच्चे को नेवले के भरोसे छोड़ जाते हैं। उसी वक्त घर में एक जहरीला सांप घुस आता है। नेवला बच्चे को बचाने के लिए सांप से लड़ता है और उसे मार डालता है। और इस लड़ाई में नेवले का मुंह खून से सन जाता है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, जब ब्राह्मणी लौटती है तो दरवाजे पर ही उसे खून से लथपथ नेवला मिलता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती। उसे बस यही लगता है कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। और गुस्से में वो पानी से भरा भारी घड़ा नेवले के ऊपर पटक देती है, जिससे नेवला वहीं मर जाता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बच्चा पालने में सुरक्षित खेल रहा है और पास में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हैं। और तब उसे अपनी जल्दबाजी पर भयानक पछतावा होता है। ये कहानी एक अमर सीख देती है, जो एक कहावत भी बन गई है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कदम उठाने से पहले, खासकर गुस्से में, पूरी सच्चाई जान लेना बेहद जरूरी है। तो अगर हम इन 5 तंत्रों का सार निकालें, बुरी संगत से खतरा, एकता की ताकत, कूटनीति का महत्व, संकट में बुद्धि का प्रयोग और बिना सोचे समझे काम करने की मूर्खता, ये तो वाकई जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइड बुक है। बिल्कुल। लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। ये बहुत दिलचस्प है। जो मूल संस्कृत पंचतंत्र था, उसमें वो चालाक सियार दमनक जो शेर और बैल की दोस्ती तुड़वाता है, हाँ, वो अपने षड्यंत्र में सफल होता है और अंत में मंत्री बना रहता है। उसे कोई सजा नहीं मिलती। क्या सच में? मतलब बुराई की जीत होती है। ये तो बहुत यथार्थवादी और थोड़ा निराशाजनक भी है। हाँ, ये असल दुनिया की राजनीति को दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब सदियों बाद इस ग्रंथ का अरबी में कलीला व दिमना के नाम से अनुवाद हुआ, तो अनुवादकों ने इसमें एक नया अध्याय जोड़ा। अच्छा, उस नए अध्याय में क्या था? उस नए अध्याय में दमनक के अपराधों का पर्दाफाश होता है और उसे उसके विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। वाह! तो उन्होंने कहानी का अंत ही बदल दिया ताकि वो नैतिक रूप से ज्यादा सही लगे। हाँ, और ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कहानियों में ये बदलाव हमें क्या सिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां अपने नैतिक मूल्यों के हिसाब से ज्ञान को ढाल लेती हैं। क्या किसी कहानी को प्रभावी होने के लिए हमेशा एक न्यायपूर्ण अंत की जरूरत होती है, या फिर यथार्थवादी अंत में ज्यादा गहरी और कड़वी सच्चाई छुपी होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।